प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग साना साना हाथ जोड़ी पाठ के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ की लेखिका हैं मधु कांकरिया, जिनका जन्म 1957 कोलकाता में हुआ था। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं पत्ताखोर, सलाम आखिरी, खुले गगन के लाल सितारे, बीतते हुए और अंत में यीशु। ये जो साना साना हाथ जोड़ी पाठ है, इसका विषय क्या है? समाज में व्याप्त ज्वलंत समस्याएं जैसे महानगरीय असुरक्षा के बीच युवाओं में बढ़ती नशे की आदत की घुटन, लाल बत्ती इलाकों की पीड़ा आदि उनकी रचनाओं के विषय रहे हैं। और यह जो पाठ है, यह पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है, मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम स्वयं अपनी आँखों से देख रहे हों। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहाँ के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृत का आदान प्रदान भी होता है। आइए अब इसके प्रश्नोत्तरों को हल करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका को किस तरह सम्मोहित करता है? इसका उत्तर, झिलमिलाते सितारों की रोशनी में नहाया गंतोक लेखिका में इस कदर सम्मोहन जगा रहा था कि उन जादू भरे क्षणों में लेखिका का सब कुछ स्थगित था। उनके भीतर बाहर सिर्फ शून्य था। चेतना की इस स्तर पर पहुंचकर उन्हें अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हुई। दूसरा सवाल, गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया? मेहनतकश का अर्थ है कड़ी मेहनत करने वाले। गंतोक एक पर्वतीय स्थल है। पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ स्थितियाँ बड़ी कठिन हैं। अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए लोगों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ के लोग मेहनत से घबराते नहीं और भरपूर परिश्रम करते हैं। इनकी मेहनत ने गंतोक को सुरम्य बना दिया है, इसलिए गंतोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तीसरा सवाल, कभी श्वेत तो कभी रंगीन पताकाओं का फहराना किन किन अलग अवसरों की ओर संकेत करता है? गंतोक से 149 किलोमीटर दूर स्थित युमथांग के क्षेत्र में कहीं कहीं एक कतार में लगी सफ़ेद एवं रंगीन बौद्ध पताकाएं दिखाई देती हैं। वहाँ जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन पर मंत्र लिखे होते हैं। इन्हें उतारा नहीं जाता, धीरे धीरे ये अपने आप नष्ट हो जाती। किसी नए कार्य की शुरुआत में रंगीन पताकाएं फहराई जाती। प्रश्न संख्या 4, जितन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी? लिखिए। जितन नार्गे ने लेखिका को सिक्किम की प्रकृति, वहाँ की भौगोलिक स्थिति एवं जनजीवन के बारे में विस्तृत जानकारी दी। प्रकृति संबंधी जानकारी क्या दे रहे हैं जितन नार्गे? जितन नार्गे गाइड कम ड्राइवर हैं। जिस गाड़ी से लेखिका यात्रा कर रहे हैं गंतोक की, उस गाड़ी के ड्राइवर हैं और गाइड का भी काम कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं, सिक्किम में गंतोक से लेकर युमथांग तक तरह तरह के फूल हैं, पहाड़ों से घिरी हुई घाटियां हैं, जगह जगह पाइन और धूपी के वृक्ष हैं, नदियां एवं झरने हैं। हिमालय का यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सौंदर्य के कारण
पर्यटकों को आकर्षित करता है। पर्वत, झरने, फूलों से लदी वादियाँ लोगों को मोहित करती हैं। भौगोलिक जानकारी क्या दे रहे हैं जितेन नारगे लेखिका को? जितेन नारगे ने लेखिका को भौगोलिक जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ पहाड़ी, मैदानी, तराई वाले इलाके में बहुत ठंड पड़ती है। यहाँ के रास्ते टेढ़े मेढ़े व ऊंचे नीचे हैं। वहाँ के रास्ते फिसलन भरे होते हैं। यहाँ तापमान माइनस में पहुँच जाता है। जनजीवन संबंधी जानकारी। सिक्किम के लोग मेहनत पसंद हैं। यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं। यहाँ बौद्ध मत को मानने वाले लोग हैं। औरतें पहाड़ों को काट काट कर नया रूप देने के लिए कुदाली चलाती हैं। यहाँ लोग मवेशी पालते हैं। औरतें बोकू पहनती हैं। यहाँ चाय की बड़े बड़े बागान भी हैं। प्रश्न संख्या 5। लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मा एक सी क्यों दिखाई दी? लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को उसके बारे में पूछने पर पता चला कि यह धर्म चक्र है। ऐसी मान्यता है कि इसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। यह बात सुनकर लेखिका को ध्यान आया कि पूरे भारत की आत्मा एक ही है। मैदानी क्षेत्रों में गंगा के विषय में भी ऐसी ही धारणा है कि गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। सारी वैज्ञानिक प्रगति के बावजूद लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य अवधारणाएं एक सी हैं। प्रश्न संख्या 6। जितेन नारगे की गाइड की भूमिका के बारे में विचार करते हुए लिखिए कि एक कुशल गाइड में क्या गुण होते हैं। जितेन नारगे में एक कुशल गाइड के सभी गुण प्रचुर मात्रा में थे। कुशल गाइड को अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति तथा विभिन्न स्थानों के महत्व तथा उनसे जुड़ी रोचक जानकारियों का ज्ञान भी होना चाहिए। जैसा जितेन नारगे को पता है कि गाइड फिल्म की शूटिंग लॉन्ग स्टॉक में हुई थी। इससे पर्यटकों का मनोरंजन होता है और उनकी स्थान में रुचि भी बढ़ जाती है। गाइड के साथ साथ नारगे ड्राइवर भी था, अतः कहाँ रुकना है यह निर्णय वह स्वयं करने में समर्थ था। गाइड में सैलानियों को प्रभावित करने की रोचक शैली होनी चाहिए जो उसमें थी। एक सुयोग्य गाइड क्षेत्र के जनजीवन की गतिविधियों की जानकारी रखता है और संवेदनशील भी होता है। वह पर्यटकों में इतना घुल मिल जाता है कि स्वयं गाने के साथ नाच उठता है। प्रसंग 7। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उन्हें अपने शब्दों में लिखिए। इस यात्रा वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय के विभिन्न रूपों को चित्रित किया है। जैसे जैसे ऊंचाई पर चढ़ते जाते हैं हिमालय विशाल से विशालतम होता चला जाता है। लेखिका को हिमालय का यह रूप कमनीय लगा। हिमालय पल पल परिवर्तित होता हुआ लग रहा था। मेरे नगपति मेरे विशाल कहकर उन्होंने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। हिमालय कहीं हरियाली के कारण चटक हरे रंग की मोटी चादर सा नजर आता है, कहीं पीलापन लिए नजर आता है, कहीं पलस्तर उखड़ी दीवार की तरह पथरीला नजर आता है। रात घिरने पर हिमालय काला कंबल ओढ़ लेता है। कटाव पर हिमालय पर्वत आधा काला हरा दिखाई देता है, मानो उस पर किसी ने पाउडर छिड़क दिया है। ताज़ा बर्फ से ढके पहाड़ों को देखकर लगता था मानो साबुन की झाग हो। प्रश्न संख्या 8। प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका को कैसी अनुभूति होती है? प्रकृति के उस अनंत और विराट स्वरूप को देखकर लेखिका किसी बुत सी माया और छाया के खेल को देखती रह जाती है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति उसे अपना परिचय दे रही है। वह उसे और सयानी बनाने के लिए अपने रहस्यों का उद्घाटन कर रही है। लेखिका को अनुभूति होती है कि जीवन की सार्थकता झरनों और फूलों की भांति स्वयं को दे देने में अर्थात परोपकार में है। इस दृश्य को देखकर सभी सैलानी गाना गाने लगते हैं, पर लेखिका मौन थी। वह किसी ऋषि की भांति मौन थी और इस सारे परिदृश्य को अपने भीतर समेट लेना चाहती थी। उसके भीतर कुछ बूंद बूंद पिघलने लगा था। प्रश्न संख्या 9। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए? उत्तर। प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को सड़क बनाने के लिए पत्थर तोड़ती सुंदर पहाड़ी औरतों का दृश्य झकझोर गया। उसने देखा कि इस अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े थे और कईयों की पीठ पर डोको, बड़ी टोकरी जिसे कहते हैं, में उनके बच्चे भी बंधे थे। उनके मन को यह विचार बार बार झकझोर रहा था कि नदी, फूलों, वादियों और झरनों के ऐसे स्वर्गीय सौंदर्य के बीच
भूख, मौत, दैन्य और जिजीविषा के बीच जंग जारी है। छोटे छोटे बच्चे पढ़ाई के साथ साथ मवेशी चराने, लकड़ी ढोने का कार्य भी करते हैं। पहाड़ों पर काफ़ी कम तापमान होते हुए भी फौजी सीमाओं की रक्षा करते हैं। प्रश्न संख्या 10, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में अनेक प्रकार के लोगों का योगदान रहता है। पहली भूमिका जो सैलानियों के लिए स्थान के अनुसार वाहन तथा उनके ठहरने संबंधी व्यवस्थाएं करता है, उसमें वाहन का चालक तथा परिचालक भी भूमिका निभाते हैं जो उन्हें गंतव्य स्थान तक पहुंचाते हैं। फिर उनके गाइड की भूमिका शुरू होती है जो पर्यटन स्थल की जानकारी देता है। पर्वतीय स्थलों पर कई बार सैलानियों को अपना बड़ा वाहन छोड़कर जीप जैसा छोटा वाहन लेना पड़ता है। प्राय इन छोटे वाहनों के चालक जितन नार्गे की भांति ड्राइवर कम गाइड होते हैं। इसके अतिरिक्त उनके ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था करने वाले होटल के कर्मचारियों तथा पर्यटक स्थल पर छोटी छोटी अन्य सुविधाएं जैसे बर्फ पर चलने के लिए लंबे बूट व अन्य जरूरी सामान किराए पर देने वाले दुकानदार तथा फोटोग्राफर जैसे लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न संख्या 11, कितना कम लेकर यह समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती है। इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। लेखिका ने यह कथन पीठ पर बड़ी टोकरी में अपने बच्चों को संभालते हुए कठोर श्रम करने वाली औरतों को देखकर कहा। ऐसा ही दृश्य वह पलामू और गुमला के जंगलों में भी देख चुकी थी, जहां बच्चे को पीठ पर बांधकर पत्तों की तलाश में आदिवासी औरतें वन वन डोलती फिरती हैं। उसे लगता है कि यह श्रम सुंदरियां वेस्ट इट रिपेइंग हैं, अर्थात यह कितना कम लेकर समाज को कितना अधिक लौटा देती हैं। यह सत्य है कि हमारे ग्रामीण समाज में महिलाएं बहुत कम लेकर समाज को बहुत अधिक लौटाती हैं। वे घर बार भी संभालती हैं, बच्चों की देखभाल भी करती हैं और परिश्रम करके धनोपार्जन भी करती हैं। यह बात हमारे देश की आम जनता पर लागू होती है, जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं या खेतों में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, उन्हें बदले में बहुत कम मजदूरी या लाभ मिलता है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बड़ा सहायक होता है। हमारे देश की आम जनता बहुत कम पाकर भी देश की प्रगति में अहम भूमिका निभाती है। प्रश्न संख्या 12, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के क्रम में आज पहाड़ों पर प्रकृति की शोभा को नष्ट किया जा रहा है, वृक्षों को काटकर पर्वतों को खाली किया जा रहा है, शुद्ध एवं पवित्र नदियों को अनेक प्रकार से प्रदूषित किया जा रहा है, नगरों का, फैक्ट्रियों का गंदा पानी नदियों में छोड़ा जा रहा है, सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग और वाहनों के द्वारा प्रतिदिन छोड़ा गया धुआं पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ रहा है। इस कारण मौसम में परिवर्तन आ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम निम्न प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। वर्तमान में लगे वृक्षों को न काटें, यथासंभव वृक्षारोपण करें और दूसरों को वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें, सब्जी लाने और व्यर्थ सड़कों पर घूमने में वाहनों का प्रयोग न करें। पॉलीथीन, अवशिष्ट पदार्थों तथा नालियों के गंदे पानी को नदियों में न जाने दें। प्रश्न संख्या 13, प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं। प्रदूषण के कारण तापमान वृद्धि के चलते स्नोफॉल में कमी हुई है। यही कारण है कि जंगल एवं जंगली जीव लुप्त होने लगे हैं, उनकी पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान हो रहा है। चारों ओर यूँ कहें नदी, पहाड़, तालाब, भूमि, सागर, यहाँ तक कि आकाश भी इससे प्रभावित हो रहा है। भूमि की उत्पादन क्षमता कम हुई है, नदियाँ सूख रही हैं, जल प्रदूषण भी घातक स्तर तक पहुंच चुका है, वायु प्रदूषण से मानवीय जीवन संकट की स्थिति में आ चुका है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण ने मानव को ही नहीं बल्कि प्रकृति के विभिन्न जीवों को प्रभावित कर दिया है। प्रश्न संख्या 14, कटाव पर किसी भी दुकान का न होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में
अपनी राय व्यक्त कीजिए। हम सामान्यतः देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र विशेष में दुकानें होने से व्यापारिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। व्यापारिक गतिविधियों के बढ़ने से लोगों का आवागमन बढ़ जाता है। आवागमन जब बढ़ जाता है तो विभिन्न सुख सुविधाओं की पूर्ति के लिए वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को नष्ट किया जाने लगता है। उसके वास्तविक स्वरूप के साथ छेड़छाड़ होने से वास्तविक सुंदरता प्रभावित होती है। प्रदूषण के फैलाव के साथ साथ अब संस्कृति को बढ़ावा मिलता है, जिसका उस स्थान विशेष में पहले कोई संबंध न